अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के नावल का नाम है यकीन का सफ़र और इसकी राइटर है मावरा तलहा। चंद लम्हे कबल सूरज कहर बरसा रहा था और अब नन्ही मुन्नी बूंदें फलक का महाराज बने शम्स का तमस्खर उड़ा रही थीं। मध्यम हवाओं के सुर में निराले थे। शहर का गुंजान आबाद इलाका और तंग गलियां होने के बाइस हवा चौराहों के दरमियान सरसराते हुए लहरा रही थी। इनाम, तुम अपने घर वालों से बात करो ना। मौसम की रंगीनी से बेनियाज लहजे में तशवीश थी। अरे बाबा, कितनी बार करूं? अम्मी का एक ही जवाब है जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ये मोहल्ले का जनरल स्टोर था और अक्सर ही यहाँ रश होता था। वो कई दिनों से इससे मिलना चाह रही थी, लेकिन मौका हाथ आके ना दे रहा था। मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली, इसने भागकर मुल्तानी कढ़ाई वाली चादर ओढ़ी और गली के इख्तिताम पे बने जनरल स्टोर की जानिब बेसन लेने के बहाने चली आई। और उम्मीद के मुताबिक रश भी नहीं था। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इतना आगे आकर यूं बहाने तो मत बनाओ। औरत के जाते ही वो दोबारा काउंटर की जानिब चली आई। अब निगाहों में हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। मैं बहाने नहीं बना रहा। तुम जानती हो मेरे जज्बात सच्चे हैं, और वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें इतना पसंद करने के बावजूद अम्मी ज़ात पात के मसले में अड़ जाएंगी। इसने परेशानी से अपनी पेशानी को मसला। फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं अम्मी को जितना मना कर सकती थी कर चुकी हूं। अब वो मेरी एक नहीं सुनेंगी, बल्कि वो तो एक फैमिली को एतवार का वक्त दे चुकी हैं। आंखों से झलकती नमी चेहरा भिगोने लगी। मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? मेरा खुद सोच सोच कर सर फटने वाला हो चुका है। इसने काउंटर पे अपनी कोहनियाँ टिकाते हुए सर हाथों में गिरा लिया। वो चंद लम्हे इसका चेहरा खोजती रही जहाँ इसे झूठ का शाइबा तक नज़र ना आया। फिर इसने दीवार पे टंगी घड़ी पे एक वक्त की तेज़ रफ्तारी देखी तो अलविदाई निगाह इस पे डालते हुए चंद कदम वापसी के लिए मोड़ लिए। जा रही हो? इसके लहजे में कसक थी। हाँ, इससे पहले कि अम्मी मेरी तलाश में आ जाएं, मुझे चले जाना चाहिए। स्टोर का दरवाज़ा पार करने से पहले इसने स्टोर के मालिक के दिए हुए आंसू पोंछ डाले। इनाम ने उदास निगाहों से आसमान पे फैलते काले बादलों को देखा। ये लम्हे दीद के होते हैं, लेकिन इसके हाथ आंसुओं में डूबे चंद शिकवे ही आए थे। एतवार आन पहुंचा था। मेहमानों के आने से पहले घर को साफ सुथरा किए वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। अच्छे मेज़बानों की तरह खातिर मदारात का सामान भी तकरीबन तैयार था। बस चाय थी जो मेहमानों के आने पर बनाई जानी थी। खुद को बहलाने के हज़ारों बहाने नाकाम होने के बाद इसने अपने कमरे का रुख कर लिया कि मबादा इसकी बेचैनी अम्मी को किसी शक व शुबे में ना डाल दे। अस्सलाम वालेकुम। इसे कमरे में आए चंद लम्हे ही हुए थे कि ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। वह इसे ना भी देखती तो आवाज़ से पहचान लेती। तुम कैसे आई? वह इसे देख कर हैरान हुई। आंटी ने बुलवा भेजा था कि ऐसे मौक़ों पे बहनों की कमी बड़ी महसूस होती है, तो तुम्हारे पास आ जाऊं। वो चहकते हुए इसके पास ही बिस्तर पे बैठ गई। फरवा हमसाए में रहने के साथ साथ इसकी दोस्त भी थी और दोनों घरों का काफ़ी मिलना मिलाना था। वो वाहिद थी जो समरा और इनाम की दिल लगी से वाकिफ़ थी। तुम इनाम से मिली थी? इसने फ़ौरन इसे वो सवाल पूछा जिसका जवाब जानने के लिए बेचैन थी। हाँ, इसने इस्बात में सर हिलाया। तो क्या कहा इसने? इसकी नम आंखों में झांकते हुए इसने मज़ीद तफसील पूछी। एक ही जवाब कि अम्मी नहीं मान रही। वो मुसलसल अपने नाखूनों पे लगी नेल पॉलिश खुरच रही थी। हैरत की बात है, वो तो तुम्हें इतना पसंद करती हैं। मेरी अम्मी के साथ भी तुम्हारे सुगड़ापे के किस्से खोले बैठी होती हैं, और अब बाद में ख्वाम शामत आती है। बात के इख्तिताम तक इसको अपना भी दुख याद आ गया। इन्हें ज़ात के अलग होने पे मसला है। वो शायद खुद को ही तसल्ली दे रही थी। अरे चूल्हे में झोंको ज़ात को। इनका इकलौता बेटा है। इसकी पसंद देखने की बजाय ज़ात का दुम छला लगाए बैठी हैं। फरवा एकदम जज्बाती हो गई थी। मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ जी, ना तुम कुछ कह सकती हो और ना कर सकती हो। इसे इसकी बुज़दिली पे जी भर के गुस्सा आया था। कुछ कह देने से क्या हो जाएगा? ये मसला तो जूं का तू रहेगा। अरे पागल, हर मसले का हल होता है। फरवा ने इसकी अकल को कोसा।
अच्छा तुम बताओ कोई हल। वो इसकी बात को संजीदा नहीं ले रही थी, क्योंकि मुसलसल सोच विचार के बावजूद कोई हल नहीं मिला था। मुझे एक अल्लाह वाले का पता है, यूँ चुटकी बजाते मसला हल कर देते हैं। इसने चुटकी बजाते हुए पुख्ता लहजे में कहा। हाँ वही महबूब आपके कदमों वाले। तुम जानती हो मुझे इन फजूलियात पे बिल्कुल यकीन नहीं। इससे फरवा के ऊट पटांग मशवरे पे गुस्सा आया। मैं अब इतनी भी पागल नहीं हूँ। ये वाकई अल्लाह वाले हैं, इनकी ज़ुबान में बड़ी तासीर है। तुम्हें पता है ना निम्रा, बाजी को भी तलाक हो रही थी। इनकी दुआओं की बरकत से आज बाजी दुबई भाईजान के पास हैं। हमारे घर के कई मसाइल इन्हीं की वजह से हल होते हैं। इसके लहजे में अंधी अकीदत और यकीन था। फरवा मुझे ये सब ना बताओ, अक्सर लोग शैतानी अमाल ही करते हैं। मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। इसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। अरे तौबा करो, कोई शैतानी अमल नहीं करते, मैं तुम्हें इसकी गारंटी देती हूँ। वो अपनी बात पे बस जिद थी। अच्छा फिर मुझे क्या करना होगा? दिल के आगे बड़े बड़े हार जाते हैं, और वो तो खुद हारना चाह रही थी। कुछ नहीं करना, बस कल तैयार रहना और इनाम की एक तस्वीर साथ रख लेना। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इसका यकीन समरा के दिल में उम्मीद के दिए रोशन करने लगा था। और इस सब में पैसे कितने लगेंगे? बस 5,000 लेते हैं, और वैसे भी जब तुम्हें इनाम मिल गया तो तुमने खुद ही कई 5,000 इनकी झोली में डाल देने हैं। वो उम्मीद की नई नाव में बैठने ही लगी थी कि मेहमानों की आमद ने सोचों के समंदर में तूग़यानी बर्पा कर दी। वो उजलत में सोचों को झटकती उठी और किचन की जानिब बढ़ गई। ये गर्म तरीन दिनों में से एक दिन था। वो फरवा की मैयत में एक मस्जिद के सामने रक्शे से उतरी, और नमाज का वक्त ना होने के बावजूद वहाँ बेतहाशा रश था। अपनी बात के सच्चा साबित होने पे फखरिया निगाहों से उसे देखा, जबकि समरा को इतनी भीड़ में अपने पहचाने जाने का खौफ महसूस हो रहा था। बेफिक्र रहो, हमारे मोहल्ले से यहाँ कोई भी नहीं आता। इसका इत्मीनान काबिल रश्क था। कितनी ही देर वो एक कोने में बैठी हालात का जायज़ा लेती रही। लोग अपनी अपनी बारी पे हजरे नुमा कमरे में जाते और चेहरों पे उम्मीद की नई किरणें लिए वापस पलट आते। लोगों की अक्सरियत मिठाइयों के डब्बों के साथ आ रही थी, जिसका मतलब इनकी ख्वाहिश तकमील पा गई थी। जब इनका बुलावा आया तब एक इसकी स्याह चादर पसीने से शराबुर हो चुकी थी। हुजरे में दाखिल होते हुए इसके दिल में कई वसवसे सर उठा रहे थे, लेकिन सामने बैठे इंसान पे नज़र पड़ते ही इसके वसवसे अपनी मौत आप ही मर गए। दरमियानी उम्र का बारेश शख्स, सादा लिबास और झुकी हुई निगाहें इसको मुतमईन कर गईं। बोलो बेटा, क्या मसला है? वो शख्स बिना निगाहें उठाए मुखातिब हुआ। वो कोशिश के बावजूद बोल नहीं पाई। अपनी मोहब्बत की दास्तान एक अजनबी के सामने बयान नहीं कर सकी। आप बेझिझक होकर बताइए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। कारी साहब, ये मेरी दोस्त है और मैं इसे भरपूर यकीन दिला कर लाई हूँ कि आप इसका मसला चुटकियों में हल कर देंगे। इसकी खामोशी पे कोफत ज़दा होते हुए फरवा बोल पड़ी। माशाल्लाह, ये तो फिर अपनी बची हुई। फरवा की बात पे कारी साहब ने सर उठाया और जल्द ही निगाहों से शनासाई झलकने लगी। कारी साहब, ये एक लड़के को पसंद करती है, हमारा मोहल्लेदार है और काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन इसकी वालदा नहीं मान रही। वो अपनी ज़ात से बाहर रिश्ता करने पे आमादा नहीं है। फरवा ने फर सारी बात बता दी। आप लड़के की तस्वीर लाई हैं? वो अपनी गुज़िश्ता हालत में समरा से मुखातिब हुए। जी लाई हूँ। इसने बैग से तस्वीर निकालकर इनके सामने की। वैसे आप तस्वीर का क्या करेंगे? इसने दिल में मचलता सवाल पूछा। हमसे ऐसे कोई सवाल नहीं करता और ना हम जवाब देते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में शक है इसलिए जवाब दिए देते हैं। हम इस लड़के और इसकी माँ को नहीं जानते, तो एक अनजान शख्स के लिए कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? किसी इंसान तक पहुँचने के लिए दो तरीके होते हैं, एक इसका हसब नसब और दूसरा इसकी शक्ल व सूरत। बेहतरीन और तेज़ रफ्तार तरीका दूसरा है। वो तस्वीर पे निगाहें मरकूज़ किए जवाब दे रहे थे। कारी साहब, कब तक काम हो जाएगा? उठने से पहले फरवा ने पूछा। ये आपके तवस्सुत से आई है, इसलिए बेफिक्र होकर जाए। यूँ समझिए कोई मसला ही नहीं। इतना पुरयकीन लहजा
समरा को भी मुतमईन कर रहा था। शाम की नीलगो रोशनी ने गर्मी की हिद्दत कम की तो वो चहलकदमी के लिए छत पर चली आई। हर चक्कर पे एक बार गली में देख लेती कि शायद निगाहों की सैराबी का समा हो जाए, लेकिन मायूसी का सूरज अभी तक सवा नेज़े पे ही था। इसने थके हार कर मंडेर से टेक लगाई ली और खुद सोचों के बाग में टहलती टहलती ना जाने कितनी दूर निकल गई कि अम्मी की ऊंची आवाज़ पे हड़बड़ा के चौंकी और जल्दी से नीचे की तरफ भागी। क्या हुआ है अम्मी? वो मोबाइल हाथ में लिए परेशान बैठी थी। अभी रिश्ता करवाने वाली का फ़ोन आया था, कह रही थी जो लोग तुम्हें देख कर गए हैं उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। अम्मी की परेशानी पे उसे तासुफ हुआ, लेकिन दिल में एक दम सुकून सरायत कर गया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक दुनिया में वही आखिरी रिश्ता तो नहीं था ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका हाथ पकड़े उन्हें तसल्ली देते हुए दिल बिलियों उछल रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि भागकर इनाम के पास जाए और उसे खुशखबरी सुनाकर आए। इस वक्त बाहर जाना मुश्किल था, सो इसने इसे मैसेज करने का सोचा। वो इनके लिए पानी लेने किचन की जानिब आई कि दरवाजे पे खटका हुआ। वो पहले दरवाजे की जानिब चली आई और दरवाज़ा खोलते ही सामने हैरतों का पहाड़ मुंतज़िर था। इनाम अपनी अम्मी के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट के हज़ारों मायने थे और सब मायने दिल की खुशी से वाबस्ता थे। वो उन्हें अम्मी के पास बिठाकर खुद किचन में चली आई। वो इसी बात पे खुशी से फूले ना समा रही थी कि इनाम को देखने की ख्वाहिश की और वो खुद चल कर आ गया, जबकि अगली खबरें इससे भी हैरान कुन थी। इनाम अपनी अम्मी के साथ इसका रिश्ता मांगने बल्कि जल्द अज जल्द निकाह की तारीख लेने आया था। ऐसी तेज़ रफ्तारियाँ तो इसके वहमना गुमान में भी नहीं थी। तब ही तो हाथ से गिलास वाली ट्रे फिसल कर फर्श पर गिर गई। इसके चारों तरफ दूर दूर तक शीशे की किरचियाँ बिखर गई थीं और वो शुक्र कर रही थी कि ऐसी किरचियाँ इसके दिल की नहीं हुई थी। वो मशरूब का भरा जग लेकर वहाँ आई तो इनाम की अम्मी का इसरार जारी था और अम्मी सोचने के लिए मोहलत मांग रही थी। इनकी मोहलत में भी इसे असबात की मिलावट महसूस हो रही थी। वह वहाँ रुककर इन लम्हात की खुशी महसूस करना चाहती थी, लेकिन रस्म दुनिया निभाने को वहाँ से हटाई। इसने फ़ौरन से बेशतर फरवा को काल मिलाई, क्योंकि ये खबर पेट में रखना मुश्किल हो रहा था। अब वो भी कारी साहब की कायल होने लगी थी। सर्दियों की आमद थी। हब्स ज़दा मौसम के साथ साथ इसके बुरे दिन भी ख़त्म हो चुके थे। बाएं हाथ की तीसरी उंगली में सोने के दिल वाली अंगूठी थी और अंगूठी पहनाने वाला मनपसंद होने के साथ साथ महरम बन चुका था। जिसे चाहा था अब इसी के निकाह में थी। इसी बाइस तो मौसमों का रद्दोबदल इसे खूबसूरत लगने लगा था। इसकी सालगिरह का दिन ख़ास बनाने के लिए इनाम ने खसूसी तौर पर इजाज़त ली थी और वो इसे अपने साथ लिए शहर की पुररौनक गलियों को मज़ीद रौनक बख्शने लगा। हज़ार बार देखी जगह एकदम से ना जाने कैसे इतनी खूबसूरत हो गई कि समरा हर मंज़र दीवाना वार देख रही थी। समरा, तुम्हें मालूम है मैं अक्सर सोचा करता था ना जाने कब वो वक्त आएगा जब मैं तुम्हें एक हक़ के साथ अपना हम कदम देखूंगा। पिज़्ज़ा पार्लर पे पिज़्ज़ा का इंतज़ार करते हुए इसने समरा का हाथ पकड़ते हुए अपने दिल की बात की और आखिरकार वो वक्त आ गया। वो खुश थी, एड़ियाँ रगड़नी पड़ी थी। इसके होंठों पे खुशनुमा मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कुराहट से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए समरा ने इसकी बात से इनकार नहीं किया, वगरना हकीकत तो वो जानती थी। ये सब कमाल तो कारी साहब का था। बस मैंने आज ही अम्मी से रुखसती के लिए बात करनी है। जल्द अज जल्द तुम्हें अपने घर ले आना है। इसने समरा के आंचल में नए जुगनू भर दिए। एक दूसरे की संगत में भरपूर दिन गुजार कर रात गहरी होने से पहले वो वापस लौट आए। इनाम ने सवारी का रुख अपनी गली की जानिब मोड़ा तो सामने आग के बुलंद होते शोले और लोगों के शोरो गुल ने पल में हवास बाख्ता कर दिया। आग के शोले इसके जनरल स्टोर को अपनी लपेट में लिए हुए। इसने मोटरसाइकिल वहीं फेंकी और भागकर वहां तक पहुंचा। लोगों के शोर में अब इसकी चीख व पुकार भी शामिल थी। समरा वहीं परेशान खड़ी रह गई। इसके कदमों में इतनी सख्त भी नहीं थी कि आगे बढ़कर इसे हौसला दे देती। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश शुरू की तो वो भी मरे कदमों से घर की जानिब चली आई। इनाम के शदीद तरीन नुकसान पे इसका दिल बेतहाशा अफसुर्दा था। मौसम मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। जनरल स्टोर का साहनिया
بھی کچھ دن پرانا ہو گیا تھا۔ انعام اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ سمرہ کے لیے وقت نہ ہونے کے برابر تھا۔ شادی کا جوش خروش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ امی کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ انہی بے کیف دنوں میں اسے قاری صاحب کی دوبارہ یاد آئی۔ وہ پہلے بھی اس کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر چکے تھے تو اب انعام کے کاروبار کا مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ اس کو پریشان دیکھنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور فروہ کو کال کرنے کے لیے چھت پہ چلی آئی۔ فروہ کی تسلیوں نے اسے کافی حوصلہ دیا اور چند دن بعد جانے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ داخلی دروازے سے انعام اور اس کی امی کو اندر آتے دیکھا۔ اتنی اچانک ملاقات نے اسے سرشار کر دیا، لیکن مخالف سمت تاثرات ساخت تھے۔ اس کے دل میں ہلکا سا کھٹکا ہوا، لیکن شک کے ناک کو کچلتی مسکراتی ہوئی سلام کرنے پہنچ گئی۔ بہن، میں یہ رشتہ ختم کرنے آئی ہوں اور بہت جلد انعام کی طرف سے کاغذ مل جائے گا۔ انعام کی والدہ کے الفاظ اسے اپنا سانس گھوٹتے محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے انعام کی طرف دیکھا جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ لیکن کیوں؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ انعام، تم کچھ بولو نا۔ امی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ تڑپ کر ان دونوں کے قریب چلی آئی۔ بہن، میں چاہتی تو سیدھا طلاق کے کاغذ بھیج دیتی، لیکن مجھ میں خدا خوفی باقی ہے، اس لیے خود معذرت کرنے چلی آئی۔ اور وجہ کیا ہے؟ انعام کی خاموشی اس کا وجود کاٹ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد وجہ جان لینا چاہتی تھی۔ ہمارا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا تھا اور اسی سلسلے میں ایک اللہ والے کی طرف چلی گئی تو انہوں نے بتایا اس سارے نقصان میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہے۔ اس نے انعام سے شادی کرنے کے لیے عمل کروایا جس کے یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وہ سمرہ کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ امی کے دھیمے لہجے نے اسے مزید اذیت دی۔ بالکل امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انعام، تم میرا یقین کرو۔ میں نے بے چینی سے انعام کا ہاتھ پکڑا اور یہ بھی بھول گئی کہ اس وقت وہاں سب موجود تھے۔ بس بہن، میں یہی بتانے آئی تھی۔ چلو بیٹا۔ ارے آپ لوگ بیٹھیں تو۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سمرہ بھی انکار کر رہی ہے۔ امی دروازے تک ان کے پیچھے آئی تھیں۔ انعام، زاروں زار روتے ہوئے اس نے پکارا اور خلاف توقع وہ رک گیا۔ تم تو یقین کرو، میں تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ دانستہ اپنی ماں سے چند قدم پیچھے رہ گیا۔ میں یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن امی کی بتائی باتیں بھی جھٹلا نہیں جا سکتی۔ وہ خود شدید سچ و پیچ میں مبتلا تھا۔ تم وہاں نہیں گئی تھی نا؟ وہ شاید اس سے یقین چاہ رہا تھا۔ میں گئی تھی، لیکن صرف تمہیں۔ لیکن کیا سمرہ؟ یعنی تم واقعی ہی وہاں گئی تھی؟ میں اب تک امی کو جھٹلا رہا تھا، تمہارے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ ان کی نگاہوں میں یقین و بے یقینی کا سفر جاری تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ وہاں صرف اس کو پانے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ اس کی سنے بنا وہاں سے چلا گیا۔ امی کی حالت ایک دم بگڑنے لگی تو اپنا غم بھلا کر انہیں سنبھالنے لگی۔ ملتانی کڑھائی والی بڑی سی چادر میں منہ چھپائے وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ فروہ اس کی خاموشی سے گھبراتی ہوئی تھی، لیکن مسلسل کچھ نہ کچھ بولنے میں مصروف تھی۔ وہ وقفے سے اسے تسلیاں دے رہی تھی اور قاری صاحب کے متعلق کچھ غلط سوچنے سے منع کر رہی تھی۔ چند عورتوں کے بعد ان کی باری آئی تو وہ ویسے ہی ساخت انداز لیے حجرے میں داخل ہو گئی۔ جی مسئلہ بتائیے۔ حد درجہ نرم لہجے میں نگاہیں جھکائے سابقہ انداز میں بات کی گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے لہجے کی طرح سوال بھی تلخی بھرا تھا۔ ہم تو سب کے بھلے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا بھی تو ماشاءاللہ نکاح ہو گیا تھا نا؟ انداز میں رتی برابر شرم نہیں تھی۔ ہاں، وہ نکاح جسے ختم کرنے کی سازش بھی تم کر رہے ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے انسان کا منہ نوچ لے۔ بیٹا، آہستگی سے بات کیجیے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنے میں شرم آنی چاہیے۔ تم نے انہیں کہا کہ میں نے انعام کا کاروبار تباہ کرنے کا عمل کروایا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا؟ اس کا لہجہ رفتہ رفتہ بلند ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں، میں نے انہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا، اس پہ عمل کروایا گیا جس کے اثرات کے باعث یہ ہوا،
اور یہ حقیقت ہے، تم نے اسے پانے کے لیے عمل کروایا تھا۔ میں نے کوئی جادو ٹونے کا نہیں کہا تھا۔ فروہ، تم نے کہا تھا یہ وظائف سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اس نے بات کے درمیان فروہ کی طرف رخ پھیرا۔ او بی بی، دماغ خراب نہ کرو۔ کون پاگل ہے جو کسی کے لیے لمبے لمبے وظیفے کرتا رہے؟ تم خود اپنے لیے نہیں کر سکی تو مجھ سے کیا امید رکھتی ہو؟ میں نے عمل ہی کیا تھا، اور عمل کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ وہ عورت میرے پاس آئی، میں نے اس کو بتا دیا، اور جب جو آتا رہے گا میں اس کا مسئلہ حل کرتا رہوں گا۔ قاری صاحب نے ایک دم آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ فروہ بھی ان کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پہ، غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ، پہلے جا کر اپنا نکاح بچاؤ، پھر مجھ پر قہر نازل کروا لینا۔ ہاتھ جھٹک کر انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا گیا۔ سنو، جب کچھ نہ بن سکا تو واپس آ جانا، یہ مسئلہ بھی چٹکیوں میں حل کر دیں گے۔ وہ فروہ کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے نکل آئی، ورنہ جانے کتنی ہی دیر سڑک پہ تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ سمرا، ایسے چل کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ فروہ اسے تیز رفتاری کا ساتھ دیتے دیتے ہانپ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، اسے حاصل بھی تو تم نے میری وجہ سے کیا تھا، اور اب یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ تم ابھی بھی اس رشتہ کو بچا سکتی ہو۔ قاری صاحب اپنی غلطی سدھار لیں گے، ایک بار رخصت ہو جاؤ، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہاں، یہاں وہ میرا کام کرے گا، پھر انعام کی امی کا کرے گا، اور یوں ساری عمر ہم اس انسان کے فریب میں پھنسے رہیں گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا آج کل ہر دوسرا بندہ جادو کرتا ہے، لیکن تم نہیں مانی، اور میں خود بھی اپنی خواہش کے پیچھے اندھی ہو گئی۔ پھر کیا کرو گی تم؟ اسے آنسو صاف کرتے دیکھ کر پوچھا۔ وہی جو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، اس سے مدد مانگوں گی جو شہرک سے قریب ہے، اور جس نے بار خود سے مانگنے کا کہا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے حق میں بہترین کرے گا۔ اس نے ایک امید سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا جس میں اس کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ یہ ثبوت انعام اور اپنا فیصلہ خدا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔